बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस इन टीवी की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। इस लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले सेक्शन 10 को थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कि ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for lawful object and lawful consideration and which are not expressly declared void by law। ये जो लॉस्ट चीज़ जो थी, पहले चार चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। जो ये लॉस्ट चीज़ है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, तो ये हम इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। जो हाँ लेक्चर नंबर 6 था उसको रिकैप करें, उसको रिकॉल करें, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्हाट कंसिडरेशन एंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर अनलॉफुल। उसके अंदर ये 6 चीज़ों को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जो अभी का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कि कानून ने, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने खुद से कौन से एग्रीमेंट्स को खुद से डिक्लेयर किया है कि ये एग्रीमेंट्स अगर होंगे तो ये वॉइड होंगे। पहली चीज़ ये है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, तो फिर वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी के कंसिडरेशन या किसी का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है तो वो वाइड है। अब इसमें ये हम ये देख रहे हैं कि उसका कुछ हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का या ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट अगर अनलॉफुल है तो फिर पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या होगा, वो वाइड होगा। इसमें एक एग्जांपल देखें कि इसमें एग्जांपल में देखा जा सकता है कि इसका जो पहला हिस्सा है, ए प्रॉमिसेस टू सुपरवाइज ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो। ये लीगल है, और उससे अगला अगला हिस्सा जो है वो इलीगल है। क्या? एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। ये जो रिमेनिंग हिस्सा है लास्ट वाला, ये इलीगल है। मगर इसके बाद क्या, उसके बदले में उसको पे करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है पेमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का, ये पूरा का पूरा वाइड होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिस्सा इलीगल आ गया। नेक्स्ट है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। इस एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है। हमने शुरू में डिस्कस किया था सेक्शन 2 जो है कि एग्रीमेंट तक आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ऑफर के बाद हमने एक्सेप्टेंस को मिलाया था तो प्रॉमिस बन गया था, प्रॉमिस के अंदर फिर कंसिडरेशन मिलाई तो फिर एग्रीमेंट बना था। तो एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। इस कंसिडरेशन की कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं कि कुछ कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी है तो फिर भी वो वाइड नहीं होगा। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड होगा। मगर ये जो नीचे तीन एक्सेप्शन का जिक्र किया जा रहा है, ये एक्सेप्शन वो हैं कि जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कौन कौन सी? पहली चीज ये है, अ प्रॉमिस मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड दैट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। एक ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन की के अकाउंट के ऊपर बेस कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि गिफ्ट जो हम करते हैं, हिब्बा जो करते हैं, मगर हिब्बा के लिए जरूरी क्या चीज़ है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, के पार्टीज के दरमियान में कोई कुदरती तौर पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और उसकी बुनियाद, उस लव की बुनियाद पे उन्होंने कोई गिफ्ट दिया है। मगर इस गिफ्ट को ये करने के लिए कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शेप में बदलने के लिए ज़रूरी है कि ये राइटिंग में हो और लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि इसमें कहीं भी रजिस्टर होने की, डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होने की या राइटिंग में होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट जब सेक्शन 10 में हमने बात की थी कि हमने ये चीज़ें 5 होंगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर उसके अंदर ये भी कहा था हमने कि कुछ एग्रीमेंट्स जिनके बारे में लॉ खुद से कह दे कि इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए या इनको राइटिंग में होना चाहिए या इनके कुछ विटनेसेस होने चाहिए, एक नंबर ऑफ विटनेसेस अगर डिफाइन कर दे जाते हैं तो उनको उसी फॉर्मेट में लेना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर ये बात आ गई है, वही बात जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ी थी वो यहाँ पे आ गई है।
कि ये एग्रीमेंट अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो तो उसको राइटिंग भी होना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और अगर उसकी कंसिडरेशन नहीं है तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। और दूसरा क्या है, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन वॉलंटरली इन द पास्ट फॉर प्रॉमिसर, कि प्रॉमिसर जो है उसके लिए अगर एक प्रॉमिसी ने एक दूसरे आदमी ने कोई काम किया है और वो काम जब किया था वो वॉलंटरली किया था, जिस वक्त किया था उस वक्त वॉलंटरली किया था, उसकी कोई मजदूरी या कोई रेम्यूनरेशन नहीं मांगी थी, तो अभी अगर बाद में लेटर ऑन वो कह देता है कि जी वो जो आपने 2 साल पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या आज जो काम किया था ना वॉलंटरली, मैं उसकी आपको पेमेंट दूंगा, दो ये जो एग्रीमेंट हुआ इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो नाम ही देता तो उसको कंपेल नहीं कर सकता था, मगर अभी उसने एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं दूंगा, तो अभी उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इस नए एग्रीमेंट की कोई कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि उसने जो काम किया था वो तो वॉलंटरली किया था, उस वक्त तो कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान में नहीं था, मगर अभी जो उसने बाद में इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा इस चीज़ के बदले में, तो उसके बाद वो पाबंद हो जाता है। दो इस एग्रीमेंट की कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसके बावजूद ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉमिस टू पे डेब्ट बॉर्ड बाय लिमिटेशन लॉ, एक ऐसा उधार, ऐसा डेब्ट जो कि टाइम बार्ड हो चुका था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक लोन लिया, उसको चाहिए था कि वो इतने अरसे के अंदर अंदर उसको वापस करता, नहीं किया, लिमिटेशन ने कहा कि इतने अरसे के अंदर अगर आप वापस क्लेम नहीं करेंगे तो फिर वो इम्परफेक्ट राइट बन जाता है, मीन कि आप नहीं ले सकते थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। मगर अगर उसके बाद जब वो टाइम बार्ड हो गया उसके बाद अगर आकर उस आदमी ने कह दिया, दोबारा से एक प्रॉमिस कर दिया, नया प्रॉमिस कि वो जो आपका टाइम बार्ड डेट है वो मैं वापस करूंगा आपको, तो ये एक नया एग्रीमेंट बन गया, इसकी कोई कंसिडरेशन मौजूद नहीं है क्योंकि एक नया एग्रीमेंट ने जन्म ले लिया है और इसकी कोई कंसिडरेशन मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो नॉर्मली तो ये रूल हो गया, जनरल रूल क्या है कि एग्रीमेंट की अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड है, मगर उसके 3 एक्सेप्शंस भी दे देंगे कि यहाँ 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 ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो उसके बावजूद वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। इसमें अदर देन माइनर जो है इसको मैंने हाईलाइट किया, रेड कलर में किया है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली आप देखें इसको अगर रेड को इग्नोर कर दें, साइड पे कर दें, तो बाकी चीज़ क्या आती है, बाकी चीज़ ये आती है कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड, कि किसी भी आदमी की मैरिज के ऊपर आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई एग्रीमेंट करते हैं कि जी मैं आपको इतनी पेमेंट दूंगा अगर आप शादी ना करें 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, तो ये और उसके बाद वो कर लेता है, इस तरह को कोई एग्रीमेंट करते हैं तो इसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता, इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, ये वॉइड एग्रीमेंट है। इस तरह की कोई पाबंदी लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, नहीं लगाई जा सकती इस तरह की कोई पाबंदी, मगर इसके अंदर एक एक्सेप्शन मौजूद है, अदर देन माइनर। अदर देन माइनर का मतलब ये है कि माइनर के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, कि माइनर की जब तक वो मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेता उस वक्त तक उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है कि जी इसकी शादी, अगर उस माइनर के ऊपर पाबंदी लगाएगी, उसका कोई एग्रीमेंट है तो वो वैलिड होगा, माइनर के अलावा कोई एग्रीमेंट इस तरह का है तो वो वॉइड होगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसमें देखें किसी भी बंदे को ट्रेडिंग में, प्रोफेशन में या बिजनेस में रोकने के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता कि जी आप और मैं एक एग्रीमेंट में इंटर हो जाते हैं कि जी यहाँ पर आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, कोई प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट करेंगे, और बाद में अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो पुराना एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जो रोकता हो किसी को, रिस्ट्रेन करता हो, रिस्ट्रिक्ट करता हो किसी को ट्रेड में, प्रोफेशन में या बिजनेस में, तो वो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। मगर इसकी भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, जिस तरह हम प्रीवियस में हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, उसमें भी एक्सेप्शन की बात की। इसके बाद अगला हुआ कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड, उसमें भी एक्सेप्शन की बात की कि माइनर एक्सेप्शन है। इसी तरह एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड, इसकी भी एक्सेप्शन मौजूद है। इसकी एक्सेप्शन है वेयर गुड विल इज सेव्ड, वेयर गुड विल इज सोल्ड। अगर गुडविल सेल कर दी किसी ने, एक बिजनेस कर रहा है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ किसी खास लोकेलिटी के अंदर, उसकी
एक गुड विल आ चुकी है, मीन के वो अरसे दराज से मैं काम कर रहा हूँ, अरसे दराज से काम करने की वजह से उसके साथ एक गुड विल, गुड रिप्यूट अटैच हो चुकी है। मैं उसके भी अगर पेमेंट ले लेता हूँ किसी से कि ये आप मेरा बिजनेस ले लें और इसके बाद इसके साथ इतनी गुडविल अटैच है, ये भी इसकी भी मुझे पेमेंट कर दें, और मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं करूँगा ख़ास लोकेलिटी के अंदर, या इस तरह का मैं बिजनेस नहीं करूँगा, तो यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है कि जहाँ पर आपने गुडविल की भी पेमेंट ले ली है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। किसी को कानूनी कार्रवाई करने का एग्रीमेंट करना, कानूनी कार्रवाई से रोकने का एग्रीमेंट करना, वो भी वाइड होता है कि मैं और आप एग्रीमेंट मेंटर हो जाते हैं कि अगर ये हमारे दरमियान में कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ तो हम एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अक्सर जगह पे एग्रीमेंट में लिखा हुआ लफ्ज़ देखने मिलता है कि कोई भी पार्टी कोर्ट की तरफ नहीं जाएगी, कोई भी पार्टी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की जो शिक्कें होती हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, किसी को कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से रोकने के जो वर्ड्स होते हैं, ये वॉइड होते हैं। इनकी कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं होती, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनको कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं। इसके भी एक्सेप्शन मौजूद है। इसके एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है कि जब एग्रीमेंट इस तरह का हो कि हम अपना जो मैटर होगा, हमारे दरमियान में जो इशू होगा, हम ये कोर्ट में नहीं लेकर जाएंगे मगर ये फलां आर्बिट्रेशन में लेकर चले जाएंगे। तो जब तक वो आर्बिट्रेटर जो होगा वो अवार्ड अपना नहीं देता, एक थर्ड आदमी जो सालिस है वो अपना अवार्ड नहीं देता, उस वक्त तक वो ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड होगा। मीन के आप ऐसा एग्रीमेंट अगर करते हैं कि जी हम कोर्ट में नहीं जाएंगे मगर हम आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, ये वैलिड एग्रीमेंट है। इसके ऊपर अमल करवाया जा सकता है कि जी कोर्ट में जाने से रोका जा सकता है, स्टे लिया जा सकता है कि जी ये बंदा कोर्ट में क्यों जा रहा है, हमारे दरमियान में एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम सालिस के पास जाएंगे, हम फलां फलां आदमी के पास जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि वजह ये है, सेंस ये है यहाँ पर कि दो आदमियों का जब राइट, किसी आदमी का अगर कोई राइट वायलेट होता है तो उस राइट की इन्फोर्समेंट के लिए उसने कानूनी कार्रवाई करनी है, तो कानूनी कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। तो आर्बिट्रेशन भी एक कानून का एक फोरम है। आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देता है उसकी अपील में भी जाया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट वेयर मीनिंग्स आर अनसर्टन। ऐसा एग्रीमेंट जिसके मीनिंग्स अनसर्टन हो तो वो भी वॉइड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ किसी शॉप पे जाता हूँ और उन्हें मैं कहता हूँ कि जी मुझे, उनके पास डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ ये 2 लीटर मुझे ऑयल दे दें, या आप मुझे 2 लीटर ऑयल मेरे घर पहुँचाएंगे डेली बेसिस पे, या 1 टन जो है मुझे डेली बेसिस पे मेरे घर पहुँचाएंगे। ये एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं। अब ये इस एग्रीमेंट की मीनिंग जो है वो अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि किस ऑयल की बात की जा रही है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग अनसर्टन हो या कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन मीन कि इसको एक्सप्लेन करने की फर्दर ज़रूरत हो, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। मीन के अगले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम एक फ्लुएंसी के साथ पढ़ रहे हैं, एक तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन क्या होती है, इनके एसेंशियल्स क्या होते हैं, कुछ और चीज़ें इस तरह की हैं जो हम देखेंगे। तो उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो ऑफर होती है या जो एक्सेप्टेंस होती है वो भी सर्टन होनी चाहिए, वो भी अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, उनकी मीनिंग्स भी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि अगर किसी चीज़ की मीनिंग जो है वो अनसर्टन है, उसकी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मीनिंग के अंदर, तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या है, वो वॉइड है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, कि जो आप जुआ वगैरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं कि जी, या बेट लगाते हैं पाकिस्तान जीत जाएगा, फलां जीत जाएगा, इस तरह की जो बैटिंग होती है, अगर बैटिंग मीन जुआ, कि जो आप जुआ लगाते हैं कि जी फलां टीम है, 2 टीमें खेल रही हैं, या आपस में खेलने का जुआ लगा लेते हैं कि अगर फलां जीत गया तो इतने पैसे वो देगा, और इसमें एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं। बेशक राइटिंग में है, बेशक उसके विटनेसेस भी मौजूद हैं कि देखें जी हमने फलां मैच के ऊपर ये जुआ लगाया था कि ये जो फलां जीतेगी टीम तो ये मुझे 2 लाख देगा। तो ये बेशक ऐसे एग्रीमेंट राइटिंग में हों, बेशक उनके ऊपर विटनेसेस भी मौजूद हों, जिस तरह कि हमने शुरू में बात की थी, पहले लेक्चर के अंदर बात की थी। तो ऐसे एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फोर्सेबल हो। इन्फोर्सेबिलिटी के लिए ज़रूरी जो शिक
आम तौर पर समझी जाती है कि जी जो भी बात हो राइटिंग में हो और उसके विटनेसेस मौजूद हो, स्टाम्प पेपर पे ले आए तो वैलिड होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी देख लें कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो जो कि वेजरिंग के मुतल्लिक हों, जो कि जुए के मुतल्लिक हों, बेशक राइटिंग में है, बेशक उनके बाकी लवाजमात पूरे हैं, कंपिटेंट पार्टी सब कुछ है, मगर ऐसे एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे, वो भी वाइड होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर वाइड। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि ऐसा एग्रीमेंट जिसकी जो मीनिंग है वो अनसर्टन है, ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन जो है वो इन पार्ट्स में इलीगल है, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, इसकी 3 एक्सेप्शन भी देखी थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड, इसकी भी एक्सेप्शन थी। क्या एक्सेप्शन थी? माइनर। इसके बाद हमने देखा कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड, इसकी एक्सेप्शन थी कि वेयर गुडविल इज सोल्ड, कि अगर आपने गुडविल की भी पेमेंट ले ली है तो उसके बाद क्या होगा, इस सूरत में ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का एग्रीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वाइड, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स को रोका जाए, को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, को रिस्ट्रेंट किया जाए, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वाइड होते हैं। मगर इसकी भी एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर आप आर्बिट्रेशन को रेफर करने का आप मैटर को आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर करने का कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इस सूरत में वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ये था कि जहाँ पर एग्रीमेंट की मीनिंग अनसर्टन हो, तो सबसे लास्ट में था कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो वेजरिंग के मुतल्लिक हों तो वो भी वाइड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी भी लॉ जितने भी हैं उनके मुतल्लिक आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।